दोस्तों, मेरा नाम संगीत सुरेश है। मैं 22 साल का एक साधारण सा दिखने वाला, लेकिन दिल का साफ और शरीर से गठीला लड़का हूँ। मेरा परिवार एक खुशहाल परिवार है, जिसमें मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन अनामिका रहते हैं। अनामिका मुझसे 2 साल छोटी है, करीब 20 साल संगीत की, लेकिन समझदारी में वो मुझसे कहीं आगे है। हमारी जिंदगी बिल्कुल सीधी साधी चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मेरी जिंदगी में वह पल एक रात को आया, जिसने मुझे रिश्तों और ज़रूरतों को देखने का एक नया नजरिया दिया। यह गर्मियों की एक रात की बात है। घर में एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे प्यास लग गई। घड़ी में रात के 2 बजे बज रहे थे। मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला और रसोई की तरफ बढ़ा। मम्मी पापा का कमरा बीच में पड़ता था। आमतौर पर उनका दरवाज़ा बंद रहता था, लेकिन उस रात शायद हवा के लिए उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ रखा था। जैसे ही मैं वहां से गुजरने लगा, मुझे अंदर से कुछ धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। पहले मुझे लगा शायद वे बातें कर रहे हैं, लेकिन वह आवाज़ें सामान्य बातचीत की नहीं थीं। उसमें एक अजीब सी कशिश और भारी सांसों की आवाज़ थी। मेरी चाल अपने आप रुक गई। जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और मैं भी उससे बच नहीं पाया। मैंने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे माता पिता, जिन्हें मैं हमेशा से सिर्फ एक अभिभावक के रूप में देखता था, इस वक्त एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। उस उम्र में भी उनके बीच का प्यार और वह शारीरिक खिंचाव देखकर मैं हैरान रह गया। पापा मम्मी को बाहों में भरे हुए थे, और मम्मी की आंखों में एक अलग ही नशा था, संगीत। वो दृश्य इतना कामुक और पवित्र दोनों एक साथ था कि मैं वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे बदन में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। मेरे अंदर सोए हुए जज्बात अचानक जाग उठे थे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और बिना आहट किए अपने कमरे में वापस आ गया। पानी पीना तो मैं भूल ही गया, बस बिस्तर पर लेटा रहा और आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। उस रात मुझे समझ आया कि शारीरिक जरूरत और प्यार उम्र के मोहताज नहीं होते। अगले 2-3 दिन मैं घर में किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं चुप चुप रहने लगा। अनामिका ने मेरे इस बदलाव को भांप लिया। एक दोपहर, जब मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, अनामिका मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठकर बोली, भैया, क्या बात है? तुम आजकल बहुत खोए खोए हो। उस रात के बाद से तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। मैं चौंक गया और बोला, कौन सी रात? तू क्या कह रही है? अनामिका ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, भैया, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें उस रात मम्मी पापा के कमरे के बाहर खड़ा देखा था। मैं भी पानी पीने उठी थी। मैं शर्म से लाल हो गया। मुझे लगा अब वह मुझे गलत समझेगी, लेकिन अनामिका ने बड़े सहज भाव से कहा, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है भैया। हम सब इंसान हैं और हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं। तुमने जो देखा, उससे तुम्हारे अंदर भी कुछ इच्छाएं जागी होंगी। यह स्वाभाविक है। तुम्हें बस अपनी इस ऊर्जा को, इस प्यार को सही जगह देने की ज़रूरत है। मैं हैरान था कि मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी बातें कर रही है। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, भैया, अगर तुम्हारे पास इतना प्यार है और तुम किसी को खुशी दे सकते हो, तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूँ। मेरी सहेली श्रेया को तुम जानते हो ना? मैंने सिर हिलाया। श्रेया उसकी कॉलेज की दोस्त थी, जो अक्सर घर आती थी। अनामिका ने आगे बताया, श्रेया की मम्मी सरोजनी आंटी पिछले 5 सालों से विधवा है। उनके पति के गुजरने के बाद से उन्होंने हंसना छोड़ दिया है। वे अभी सिर्फ 42 साल की हैं, लेकिन उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। श्रेया मुझसे कह रही थी कि उसकी मम्मी बहुत डिप्रेशन में है। उन्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो संगीत उन्हें फिर से महसूस कराए कि वे जिंदा हैं। वे खूबसूरत हैं। उन्हें एक सहारे की, एक पुरुष के स्पर्श की ज़रूरत है जो उनका अकेलापन दूर कर सके। अनामिका की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, भैया, तुम सरोजनी आंटी की मदद कर सकते हो। तुम में वो आकर्षण है और वह समझ भी।
क्या तुम एक उदास चेहरे पर मुस्कान लाओगे? मैंने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। अगले दिन योजना के मुताबिक मैं श्रेया के घर गया। श्रेया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह बहाने से घर से बाहर चली जाएगी। जब मैं पहुंचा तो श्रेया ने दरवाज़ा खोला और मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर बाद सरोजनी आंटी बाहर आई। उन्होंने सफ़ेद रंग की सादा साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बाल रूखे से बंधे थे, लेकिन उनकी प्राकृतिक सुंदरता छिपने पर भी नहीं छिप रही थी। उनका भरा हुआ बदन और तीखे नैन नक्श उदासी के बावजूद मन मोहने वाले थे। श्रेया ने कहा, मम्मी, ये सुरेश है, अनामिका का भाई। हमारे सिंक का नल खराब है, प्लम्बर मिल नहीं रहा था तो मैंने इसे बुला लिया, यह ठीक कर देगा। फिर श्रेया ने मुझे इशारा किया और बोली, मैं ज़रा सब्जी लेकर आती हूँ, तुम लोग देखो। श्रेया के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। मैं रसोई में गया और नल ठीक करने का नाटक करने लगा। सरोजनी आंटी वहीं पास खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने बात शुरू करने के लिए कहा, आंटी, संगीत, आप बहुत चुप चुप रहती हैं। श्रेया बता रही थी कि आप पहले बहुत बातें करती थी। सरोजनी आंटी की आंखों में दर्द तैर गया। वे बोली, बेटा, जब जीवन का साथी ही नहीं रहा तो बातें किससे करूं? यह सूनापन अब काटने को दौड़ता है। मैं अपना काम छोड़कर उनके पास गया और बेहद सम्मान के साथ बोला, आंटी, कोई चला गया तो क्या हुआ? आपकी जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना। आप अभी भी इतनी सुंदर हैं, इतनी आकर्षक हैं। आपको ऐसे मुरझाए हुए देखकर किसी का भी दिल दुख जाएगा। मेरी बातें सुनकर वे चौंक गईं, जैसे सालों बाद किसी ने उनकी तारीफ की हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और पूछा, क्या मैं सच में अभी भी सुंदर हूं? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आंटी, आप बहुत हसीन हैं। बस आपको ज़रूरत है किसी ऐसे की जो आपको यह एहसास दिला सके। मेरे शब्दों ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आगे बढ़ा और उन्हें धीरे से गले लगा लिया। पहले वे हिचकिचाई, लेकिन फिर मेरे सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। मैंने उनकी संगीत पीठ सहलाई और उन्हें चुप कराया। वो पल बहुत भावुक था। रोते रोते उन्होंने अपना सिर उठाया और मुझे देखा। हमारी नजरें मिली और उस पल में दर्द की जगह चाहत ने ले ली। मैंने धीरे से उनके आंसुओं को पछा और उनके चेहरे को अपने हाथों में लिया। वे मेरी छुवन से सिहर उठी। उस दोपहर उस बंद घर में मैंने सरोजनी आंटी के जीवन में वो खुशियां भर दी जो 5 साल पहले खो चुकी थी। हमने एक दूसरे के साथ वो सुकून महसूस किया जिसकी उन्हें और मुझे दोनों को तलाश थी। शाम को जब मैं उनके घर से निकलने लगा तो सरोजनी आंटी का चेहरा बदला हुआ था। उनके गालों पर लाली थी और आंखों में एक नई चमक। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सुरेश, तूने आज मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तू आता रहेगा ना? मैंने मुस्कुराकर वादा किया और घर लौट आया। अनामिका ने मेरा चेहरा देखकर ही सब समझ लिया और मुझे थम्स अप दिखाया। इसके बाद तो मेरा सरोजनी आंटी के घर जाना आना लगा रहा। हम अक्सर मिलते और वह अपना सारा अकेलापन मेरी बाहों में भुला देती। अब वे सजने संवरने लगी थी। उन्होंने फिर से रंगीन साड़ियां पहनना शुरू कर दिया था। यह बदलाव देखकर श्रेया बहुत खुश थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरोजनी आंटी की यह खुशी उनकी सहेलियों से छिपी नहीं रही। करीब 1 महीने बाद एक दिन सरोजनी आंटी का फोन आया। संगीत, उन्होंने कहा, सुरेश, आज शाम को घर आ जा, तुझे किसी से मिलवाना है। मैं पहुंचा तो देखा कि सरोजनी आंटी के साथ एक और महिला बैठी थी। वे सरोजनी आंटी की हम उम्र थी, लेकिन काफी मॉडर्न और स्टाइलिश थी। उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज और शिफॉन की साड़ी पहनी थी। सरोजनी आंटी ने मेरा परिचय कराया। सुरेश, यह मेरी बचपन की दोस्त रोहिणी है। रोहिणी आंटी मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उनकी नज़रों में एक अलग ही परख थी। सरोजनी आंटी ने शर्माते हुए कहा, सुरेश, रोहिणी ने मुझसे पूछा कि आजकल मैं इतनी खुश क्यों रहती हूँ। मेरे चेहरे पर यह ग्लो कैसे आया? मैंने इससे कुछ नहीं छिपाया, सब बता दिया। मैं थोड़ा झेप गया, लेकिन रोहिणी आंटी ने हंसते हुए कहा, अरे शर्माओ मत हैंडसम,
सरोजनी की किस्मत अच्छी है जो उसे तुम मिल गए। मेरे पति तो दुबई में रहते हैं, साल में एक बार आते हैं। मैं भी यहाँ इस बड़े घर में बोर होती रहती हूँ। फिर रोहिणी आंटी ने अपनी कुर्सी सरकाई और मेरे थोड़ा करीब आकर बोली, सरोजनी कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो।